फैंसी सी चीज़ें कि लाइफ फ्लैश में चली जाती है, फ्लैश में ऐसा है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ कि अब मैं जा रहा हूँ। शाम 6 बजे विजय विक्रम सिंह को देखिए एक इत्तेफाक में सुगंधा सिंह से अपने ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह और मैं इस समय बैठा हूँ सुगंधा जी के साथ उनके पॉडकास्ट शो एक इत्तेफाक, जहाँ पर तो जितना भी बोला है वो सब इस पॉडकास्ट में है और ज़रूर देखिएगा। बड़ी सारी अलग अलग नई नई बातें निकल के आई। नहीं मतलब ऐसी नहीं कि जो हुई नहीं हुई हैं, पर मैं कहीं पीछे मेमोरी के किसी तहखाने में पड़ी थी। तो इनकी खासियत है कि इन्होंने इतने खूबसूरती से उन चीज़ों को निकाला। और दूसरा एक बड़ी अच्छी बात है कि एज एन इंटरव्यूअर इज़ अ ग्रेट लिसनर। मैंने कई जगह इसका फ़ायदा भी उठा लिया, ज़्यादा ही बोल गया ज़रूरत से, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ वॉच एक इत्तेफाक। खैर क्लीन किया गया, सब कुछ हुआ और उस दिन मैं सोया 7-8 घंटे। सुबह उठा तो सिस्टर बैठी हुई थी, रो रही थी बगल में। अरे मैं पागल, रो रही हो? बताया पता है रात में क्या हो रहा था? पॉटी कर रहा था मैं बेड पे। मैं तो सोच रहा था तुमको होना है। मतलब कहते हैं ना, देखिए इतनी सारी लेसन मैंने लाइफ के सीखे हैं इससे कि जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो मैंने होते हुए देखी हैं। द क्राइसिस ऑफ टुडे इज़ द जोक ऑफ टुमारो। मेरे को तो घंटों नहीं लगे उसको, हम लोग आपस में मज़े कर रहे हैं कि मैंने वो कपड़े लाओ गुड़िया को तो गुड़िया धोएगी। लेकिन अगेन किस्मत अच्छी थी कि रिकवरी शुरू हो गई। वो इंसिडेंट मेरे लिए शायद रामबाण बन के आया, वो जो इन्फेक्शन वाला इंसिडेंट। उसके 3-4 दिन बाद सडनली डॉक्टर आए और देखा कि किडनी क्रेटिनिन लेवल 8.5 से कुछ 6.5 या 5 आ गए। तो ये तो उन्होंने बोला भैया से कि देखिए बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं, बट ये भी मिरेकल है हमारे लिए। विदिन अ वीक इट वाज नॉर्मल, क्रेटिनिन लेवल केम बैक टू नॉर्मल एंड दे वर शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। लिवर में भी फंक्शनिंग शुरू हो गई, पाइप निकाल दिया गया हमारा। दे सेड स्टार्ट फीडिंग हिम थोड़ा थोड़ा। और वो जो मोमेंट था ना, जो आप कह रही थी कि रियलाइजेशन, वो अब आया जब मुझे उठाकर बोला कि इसको चलाइए। इस बीच में एक इंसिडेंट और था जो अभी तक किसी को बताया नहीं मैंने। एक नर्स आती थी, बहुत प्यारी सिस्टर थी। वो कभी पता नहीं मिल पाऊँगा उनसे, नहीं मिल पाऊँगा, मुझे शक्ल याद है, नाम भी नहीं याद। वो वेरी केयरिंग। और मैं उनसे ऐसे बहुत वीक आवाज़ में कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ पता नहीं, कभी मुझे कोई पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छी है बुरी है, मुझे पता नहीं आवाज़ में करियर होता है, मुझे मेरी आवाज़ कभी वापस आएगी कि नहीं आएगी। नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो, ये कह के, मतलब ये कभी कहा हमने। तो आप मतलब बोल नहीं पाते थे? नहीं, इट बिकम वेरी वीक। ओके। द वॉइस हैड बिकम वेरी वीक, वेरी फीबल, सुनाई कम देती थी आवाज़। तो वो एहसास था कि आवाज़ भी कमज़ोर हो गई है, बहुत दम नहीं है आवाज़। ये पता नहीं कैसे ये सवाल मैंने पूछा, वो सवाल इट हैज़ स्टेड विद मी, जबकि कोई कनेक्शन नहीं था मेरा वॉइस इंडस्ट्री से, कुछ नहीं। तो वो थोड़ी रिकवरी के बाद उन्होंने कहा इसको जो है ना थोड़ा चलाइए। मुझे उस दिन तक नहीं पता था कि मैं इतने बुरे स्टेट में हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं उठता हूँ। मैं उठा और गिर गया। सो वीक, कुछ मांस नहीं था, देयर वाज ओनली स्केलेटन। कुछ 62-63 किलो रह गया था वजन। खा ही नहीं आप इतने दिन से। फिर मम्मी और भैया ने, पापा और भैया ने शायद खड़ा किया और एक आग बाहर ले गए, खिड़की के पास ले गए। पहली बार मैंने सनलाइट देखी बहुत दिनों बाद। वो मोमेंट आई कांट फॉरगेट, वेयर एन आई सेड सो ब्यूटीफुल। सोच बदल गई और फिर बहुत टाइम लगा रिकवरी में, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सोच बदल गई तो चीज़ें फिर होने लगी। इतने इम्पॉर्टेंट लेसन शायद मैंने सीखे हैं और इसीलिए मैं कभी उस चीज़ को रिवर्स नहीं करना चाहूँगा। लाइफ में अगर मौका मिले कि आप एक चीज़, उसने भी सिखाया है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो हो गया हमारा हादसा, सीख लिया हमने भी लेसन। और अब बस ये है कि
कोशिश, लेकिन रिजेक्शन बहुत मिलते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, रखते नहीं बस उसको, वही फ़र्क है। ये जो बीइंग पॉजिटिव वाला खेल आजकल चल रहा है ना, ये सबसे खतरनाक खेल है। जो है अनुभव कर लो, जाने दो, अनुभव कर लो, जाने दो। रोक के रखना प्रॉब्लम है, और अवॉइड करना भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ब्रशिंग अंडर द कार्पेट इज ऑल्सो नॉट गुड, सो यू हैव टू फील दोज इमोशंस एंड नॉट होल्ड देम। बट जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक वो, मुझे लगता है वो भर जाएगा अंदर कहीं। इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं वो ये समझ लें कि इंसान है तो पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन तो आएगा ही आएगा। इट्स हाउ यू डील विद इट, दैट्स इट। हेलो, ये नवाब हैं। ये तो बिल्कुल नवाब है, इनकी पूंछ हिल रही है। खुश हैं कितना ये नवाब साहब, खुश रहना इन लोग से सीखना चाहिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हर हाल में खुश रहते हैं। हाँ 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 हाँ, तो नेगेटिविटी रखने से बढ़ती है। नेगेटिव इमोशन नहीं आए ऐसा नहीं हो, या तो संत बन जाएंगे आप तो ठीक है भाई, तो नेगेटिव इमोशन आप इतना कंट्रोल आ गया आप पर। स्थित प्रज्ञ वाली जो बात है ना कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मकाम तक लाता चला गया, मेरे ख्याल से उसका मतलब यही है कि हाँ, गम भी आए तो हैंडल कर लिया, खुशी भी आए तो भी हैंडल कर लिया। किंग सोलोमन की कहानी है एक, पढ़ी होगी आई एम श्योर आपने, कि किंग सोलोमन ने अपने सुनार से कहा कि मुझे एक ऐसी अंगूठी बना के दो जिसको देखकर अगर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ तो थोड़ा सा दुखी हो जाऊँ, और बहुत दुखी हूँ तो एकदम हा हा करके हंसने लगूँ। किसी को समझ ही नहीं आया क्या करें, ऐसी कैसी अंगूठी हो सकती है। तो एक सुनार के पास गए, उसने कहा मैं बना के देता हूँ। उसने बनाई, डब्बे में बंद करी, सील, बोले ये महाराज को देना। सोलोमन ने देखा और सोलोमन ने कहा हाँ, उसमें लिखा था दिस टू शैल पास। तो जब बहुत खुश होता था तो वो देख लेता था कि दिस टू शैल पास, और जब बहुत दुखी होता था तो उसको देख के हंसने लगता था कि दिस टू शैल पास। और ये बहुत सारे लोगों ने ये बात कही भी है, और ये सत्य है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। शायद नेता फाजली का शेर है कि गज़ल है, उस गज़ल के दो शेर मैं सुनाता हूँ, दोनों में ही ज़िंदगी के फ़लसफ़े हैं, बड़े खूबसूरत। कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है, खो जाए तो सोना है। और इसी का एक और शेर है कि गम और खुशी दोनों ही बस कुछ देर के ही साथी, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। इसमें एक बहुत बड़ा कर्म का भी वो है की शिक्षा है कि इवेंचुअली इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स अबाउट द रास्ता, है ना। खुशी और गम जो हैं वो उसके लैंडमार्क्स की तरह आएंगे चले जाएंगे, पर वो डिपेंड करेगा कि इस रास्ते को आपने तय कैसे किया है। दिस इज कीप फॉलोइंग द प्रोसेस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मातर संधु सवितर्मणे माते संगो सवितर्मणे। क्या है वो? हमको लगता है कि कोई बहुत बुजुर्गियत वाला और दिव्य ज्ञान है, नहीं, ये तो बहुत बेसिक ज्ञान है कि कर्म ही आपके हाथ में है, वही करते रहिए। जो भी चीज़ें उसके फल से मिलती जाएं उनको एंजॉय करिए या उनको अपना समझिए, आत्मसात करिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। किसी भी एक चीज़ को लेकर बैठ गए, जैसे मैं अपने गम को लेकर बैठ गया तो डिप्रेशन में चला गया। कोई अगर अपने अचीवमेंट को लेकर बैठ जाए तो वो एरोगेंस में चला जाएगा। बिल्कुल, हर चीज़ तो ये सब शायद झटके खाकर सीखता है आदमी, सीखे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि खैर उस पॉइंट पे वो समझ आई कि हम गलत थे। वही चेंजिंग मोमेंट था लाइफ का। उसके बाद जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो रियलाइजेशन हुआ। तो मेरी जर्नी में उसके तुरंत बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं सरकार की नौकरी करने लगा। उस सरकारी नौकरी को 2 साल बाद छोड़ दिया मैंने, प्राइवेट नौकरी कर ली, क्योंकि सडनली आई रियलाइज अनदर पैशन इन मी। 3 years into private job, I quit that job also and said no, I want to pursue this voicing as my profession. मैं उस
पॉइंट पे आऊंगी। हाँ। हमने रिसर्च किया था और सरकारी नौकरी बता सकते हैं हाँ। कौन सी थी? MSTC, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है। जी। अब नवरत्न हो गई है, मिनी रत्न हो गई है। और क्योंकि मेरी जो MBA था वो इंटरनेशनल बिजनेस में था, तो उससे रिलेटेड था कि मुझे इंपोर्ट फाइनेंसिंग देखनी थी। ओके। और जो पब्लिक सेक्टर का प्रोसेस होता है वही होता है कि वो आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, यू अप्लाई, देन यू अपीयर फॉर रिटन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। 15 लोग सेलेक्ट हुए, टॉप किया मैंने। ओके। जी। और टॉप करने के वजह से मुझे मुंबई पोस्टिंग मिली। दिस हैपेंड आफ्टर ऑल दिस? ये सब हो गया, अब ये दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब ये नई वाली ज़िंदगी है जी। जहाँ सब अच्छा है, बुरा भी है तो भी अच्छा है। यहाँ भी तनख्वाह मेरी 8,000 थी। यहाँ पे भी मुझे एक 2 बेडरूम घर मिलना था, लेकिन शेयरिंग पे 1 रूम मिला बैंड्रा के पाली हिल में। 2 BHK घर था, उसमें 1 रूम मुझे मिला। लेकिन मैंने कहा ये तो मैं धन्य हो गया। मैं वहाँ से उस दिन पहली बार जब बॉम्बे पोस्ट होके गया बाहर घूमने, मैं कार्टर रोड पे हूँ। मैं कार्टर रोड मतलब समुंदर का किनारा। मैं कहा तो जन्नत है भाई। 15 दिन बाद वो पूरा फ्लैट मुझे अलॉट हो गया, 1 रूम से पूरा फ्लैट ही अलॉट हो गया। सो माई एड्रेस फॉर 1.5 years इन बॉम्बे वॉज 10 पाली हिल। कौन थे मेरे नेबर्स? अक्रॉस द रोड दिलीप साहब, एक गली छोड़ के संजय दत्त, आधे किलोमीटर की दूरी पे ऋषि कपूर साहब। इन लोगों के घर थे आस पागल ही हो गए हम तो। तनख्वाह कितनी? मात्र 8,000 रुपये। लेकिन सरकारी तो एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ। एंड ऑल्सो जो आपका मेंटल वो चेंज हुआ, वो चेंज हो गया। पहले उस 8,000 में दर्द था, हाँ, अब यहाँ खुशी खुशी। खुशी। एक साइकिल सेकेंड हैंड खरीद ली। उस साइकिल से स्टेशन जाते थे, स्टेशन में ट्रेन पकड़ के और चर्च गेट से पैदल ऑफिस। ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आता था रूटीन में। खुद खाना बनाते थे, खुद सब करते थे। मज़ा ही मज़ा नहीं लाइफ। क्योंकि हमारे कई दोस्त थे जिनके पैकेजेस बड़े बड़े हुआ करते थे। वो हमारे घर आते थे पार्टी करने के, भैया पाली हिल में फ्लैट है, चलो वहाँ पार्टी करेंगे। उसमें हम बहुत खुश होते थे। और उसी पाली हिल के घर से हमारा किस्मत ही बदल गई। ये जो लोग पार्टी करने आते थे, इन्हीं में से एक दोस्त की गर्लफ्रेंड, दोस्त की गर्लफ्रेंड जो मुझसे पहली बार मिली, जिसने मुझसे कहा कि मेरा नाम तो शिवांगिनी, यू हैव अ गुड वॉइस। आई सेड आई कांट सिंग। बोले नहीं भैया, आवाज़ से और भी होता है। मैंने अच्छा होता होगा, पता नहीं। चलो तो मेरे चलते स्टूडियो कल। शी टुक मी टू स्टूडियो और वहाँ मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस किया। मैंने कहा यस, ये करना है, ये मेरा पैशन। वहाँ भी ऐसा नहीं कि उस पहले दिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है कल से आ जाएगा। उसने सुना इंजीनियर ने, उसने कहा ये किसे पकड़ लाई हो। अच्छा। लेकिन माइंडसेट बदल गया था। उसने आगे भी कहा, उसने कहा ये किसे पकड़ लाई हो, आवाज़ अच्छी है पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुश हो गया। मैं सोच रहा हूँ वाह, ये कह रहा है आवाज़ अच्छी है और स्कोप है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो कर लूँगा। दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू दिस एंड आई टुक स्टेप्स टुवर्ड्स इट। मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। मैं एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन में सेल्स की नौकरी करने लगा ताकि वॉइस से रिलेटेड चीज़ें समझ सकूं, मीडिया को समझ सकूं। और ये करते करते गीतांजलि से मुलाकात हुई। गीतांजलि को भी 2009 की बात है। तब मैं काफ़ी आगे बढ़ गया था। और देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। उस रेडियो स्टेशन ने मेरी वॉइस ट्रेनिंग कराई कि यार इसको सेल्स में रिटेन करने के लिए इसका पैशन जो है उस पर, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है तो चलो एक संडे आफ्टरनून शो दे दिया। मेरे बॉस थे अर्जुन सिंह बरान, उन्होंने मुझे स्टूडियो एक्सेस दे दी कि रात में 9 बजे, उससे पहले कभी दिखोगे नहीं स्टूडियो में, 9 बजे से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडियो। मैं जाके माइक के पीछे कुछ भी रिकॉर्ड करता था, प्रैक्टिस करता था। तो मतलब then the universe starts conspiring also when you are taking steps in the right direction. तब यूनिवर्स भी कंस्पायर करता है। तो कंस्पिरेसी हुई। इसी कंस्पिरेसी में गीतांजलि से मिला, पीछा किया उनका मैंने और फाइनली उनको कन्विंस कर लिया। शादी होने वाली थी तब मैंने उनको बताया था
तो बोली कि भाई अगर करना है, मैंने कहा ये देखो पैकेज वैकेज है, प्राइवेट नौकरी में पैकेज बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, उसमें स्ट्रगल बहुत होगा। तो बोली जब करना है तो अभी कर लो, बिकॉज शी वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। शी सेड कि अभी कर लो, आप अभी कर लीजिए, आगे जब पता नहीं फैमिली हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड सो She राइट, was right. छोड़ दी नौकरी मैं बारात लेके गया बेरोज़गार, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, किसी को ये बात पता नहीं थी, सिर्फ गीतांजलि को पता थी। तो मेरा एक ही स्ट्रगल रहा लाइफ में कि एक तो उनको हनीमून पे नहीं ले जा पाया, और दूसरा शादी के लिए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। मतलब जूते थे, एक मैचिंग जूता चाहते थे, तो 2000 रुपये बचे थे हमारे पास, तो एक ही जूता खरीद पाए। इतना ही स्ट्रगल रहा मेरे जीवन में, और बाकी किसी भी चीज़ को मैंने कभी स्ट्रगल समझा नहीं। मैं शिफ्ट हो गया, मैं मीरा रोड में रहने लगा। मीरा रोड और बांद्रा इज़ लाइक एकदम बहुत दूर। पोल्स अपार्ट। लेकिन मुझे कभी वो लाइफ नहीं, 6 महीने मैंने वो रहा, मैं नहीं कभी वो खला नहीं, ना मुझे खला और ना गीतांजलि ने कभी एहसास दिलाया कि उनको खला। तो वो शुरू हो गया। तो गीतांजलि एक सपोर्ट सिस्टम होने से बड़ा आराम हो जाता है। कई बार आखिरी पुश आप नहीं कर पाते हो, दरवाजे तक पहुंच के दरवाज़ा खोलना, धक्का देना, वो नहीं हो पाता है, लोग वहाँ से लौट आते हैं। मैं दरवाजे तक पहुँच गया तो धक्का नहीं दे पा रहा था, वो उन्होंने धक्का दे के हमें उसमें गिरा दिया और दरवाज़ा बंद करके चाबी फेंक दी, बोले यही करो, जो यही रहो, यही करो। यही करो। और यही नहीं, आगे भी एज कपल्स हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं, होते रहते हैं सब कुछ, लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो जितना मैंने समझा है प्रेम को, कि प्रेम की परिभाषा यही है कि जब आप एक दूसरे को की ग्रोथ में मदद करें, पर्सनली, एक दोनों एक दूसरे के साथ रह के अगर ग्रो कर रहे हैं, एंड मैंने से ग्रो डजंट मीन प्रोफेशनली, पर्सनली। तो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ भी उनकी कंपनी में बहुत हुई है, उनकी वजह से हुई, कंपनी ने उनकी वजह से। भाई अब देखिए 2015 में ये एहसास हुआ कि आवाज़ तो ठीक है, थोड़ी अदायगी की कमी है आवाज़ में, तो किसी ने सजेस्ट किया थिएटर करो, तो मैंने कहा अभी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सोच लिया, बैरी जॉन कैम्बे लाया, नहीं कर पा रहा था, नहीं हो कर पाते हैं आप, इतने उलझ जाते हैं जीवन की सापाधापी में। कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भरा भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने पाया, मैं खड़ा हुआ हूँ इस जीवन के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी लेन लेन में। मेरा जितना ही रंग रंगीला भड़कीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमज़ोरी थी, जितना ज़्यादा संचित करने की इच्छा थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। है तो इसी आपाधापी में ये बात हमने उनको बताई कि बैरी जॉन ट्रेनिंग करनी है, ये वो करते 6-8 महीने बीत गए। एक दिन मैडम ने पैसे वैसे लेके जाके फीस जमा करवा दी। तो अब जब जमा हुई तो आप करने लगे, तो एक नया रास्ता खुला, थिएटर करने लगा मैं, करते करते 2018 में फिर वो खैर आगे बढ़ा मामला। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसी जगह, वरना मैं वहाँ अटक जाता ना, वहीं रह जाते। मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मुझे अगर कुछ थॉट आया तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया। कई बार वो नहीं होता है, कई बार आप थॉट छोड़ नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। हाँ, और मेरे ख्याल से आप भी इस बात को समझेंगी कि पार्टनर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। आपकी भी जर्नी में कितना उनका सपोर्ट भी नहीं है, मेरे ख्याल से वो एक स्टेप आगे ही रहे हैं। जैसे वो गीतांजलि भी एक स्टेप हमसे आगे ही, अच्छा ये करना है ये लो, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। हमारे जीवन में महिलाओं ने बड़ा वो किया है, हमारी वजह से सफ़र भी बहुत किया है, और हमारी पता नहीं कभी उन लोगों को उतना पे बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मम्मी को तो नहीं कर पाएंगे, वाइफ को भी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इंटेंट ठीक है, तो फिर सब माफ़ है शायद, और वो खुश हैं, सबसे बड़ी बात। वो लोग, गीतांजलि भी खुश रहती हैं हमसे, और मम्मी भी बहुत खुश रहती हैं। तो ये है, तो इस तरह करते करते यहाँ तक आ गए, निकल गए 45 साल जीवन के। एक ही जीवन में बड़े सारे जीवन जी लिए, बड़ा मज़ा कर लिया। नहीं, काफ़ी इंस्पायरिंग स्ट्रगल्स भी मैं बोलूँगी, और आपसे ज़्यादा आपकी तो रिस्पेक्ट काफ़ी है मन में। मदर के लिए और फादर के लिए या पूरी फैमिली के लिए मैं कहूँ जो रिस्पेक्ट, अरे बहुत ज़्यादा भाई,
भैया नौकरी कर रहे थे, 1.5 महीने मैंने बताया वो रहे हमें। अभी पिछले 2 साल पहले भैया के ये हिप बोन में भयंकर फ्रैक्चर, भयंकर सर्जरी हुई। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए जा पाया, नहीं छोड़ पाया अपने कामों को। चलिए हमारा काम थोड़ा अलग है, लेकिन नहीं हो पाया तो मैं मतलब तो कभी मैं पे बैक कर ही नहीं पाऊँगा। पे बैक ना वो चाहेंगे कभी ऐसा कुछ, लेकिन कई बार लाइफ में आगे बढ़ते हुए आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा भूल जाते हो या पीछे रह जाती हैं, पर वो भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सोच के कि मैं गिफ्ट करूँगा, और जब गिफ्ट करने की बारी आती है तो सोचता हूँ ये इसकी औकात के बाहर है। बेसिकली दैट्स माई वे ऑफ नॉट गिविंग दैट अल्कोहल अवे, राइट। जस्ट कीपिंग इट। और तो आप देनी शुरू कर दी, क्योंकि एक आध में क्या हुआ कि किसी को दिया तो जैसे ब्लैक लेबल दिया तो उसका डब्बा जो है अंदर से पूरा वो दीमक ने खा लिया था। शराब नहीं ख़राब होती पर डब्बा ख़राब होने का। अच्छा है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग, कभी ऐसा मौका लगे किसी को देने का और ये हो जाए तो डब्बे वाली मैं दे देता हूँ। बिना डब्बे वाली जो है वो अभी भी नहीं देता हूँ। सो नॉट इवन अ ड्रॉप। यस, आई डू एट टाइम्स स्मोक, बट ओकेजनली वो भी ऐसा, बट शराब तो बिल्कुल नॉट इवन। मतलब अब वो अल्कोहल बेस्ड कफ सिरप होते हैं वो भी नहीं पिया। सिर्फ एक ही कारण है, डर, कि पता है कि अगर कहीं वापस मुंह पे लग गई और फिर वहीं, हाँ, तो इसलिए नहीं, क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या जा रहा है मेरी लाइफ में, न पी के। फिजिकली आई एम फिट, माई ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज़ 100% फाइन एक्सेप्ट द पैंक्रियाज विच इज़ 15% डैमेज उस समय हुआ था, वो हमेशा रहेगा। अल्ट्रासाउंड में एक स्कार भी दिखाई देता है उसमें, बट उससे बहुत फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता, बट बहुत कुछ भी फ़र्क नहीं है। सो फिज़िकली आई एम 100% फिट। थायराइड भी मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ही ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो 105 किलो हो गया तो उस वजह से हो गया। सो फिज़िकली आई एम फिट बट आई स्टिल अवॉइड बिकॉज एक डर है अभी कि पता नहीं कहीं क्या है ना। शराब के साथ एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी है, शराब और सिगरेट दोनों के साथ आपके, हाँ, तो उसकी वजह से आप कहीं भी पी सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, अनलेस यू बिकम अ न्यूसेंस आफ्टर ड्रिंकिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है यार, नहीं भी पिएंगे तो चलेगा। सिगरेट तो और ज़्यादा बेकार है कि इतनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। आप शराब चलो पब्लिकली आप अवॉइड करोगे पीना, सिगरेट तो पब्लिकली आप पी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। फौज में एक डिफरेंस है। अच्छा, फौज में ऑल्दो देयर इज अ वे इन विच ऑफिसर्स टेक देयर ड्रिंक, सिगरेट को लेके मैंने किसी को नहीं देखा किसी के सामने कोई स्मोक। हाँ, नो जैसे डेकोरम वो लोग अवॉइड करते हैं, अगर सिगरेट कोई आ भी गया तो छुपा दें। स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द लेडीज, yes, दे no, नेवर स्मोक। no, when I say social acceptability, I'm talking from my own point of view, in the Right. sense कि मैं अगर सिगरेट पीऊँगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, शराब भी पीऊँगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। फिर आप पीने लगोगे तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। तो आई मेंटेन दिस, और इससे फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ तो अगर आप शुरू कर दो तो उसका फिर अंत नहीं है। नहीं है। अगर नहीं तो सवाल नहीं, ब्रिंग इट ऑन। अब मैं उस टॉपिक को ले आऊंगी जिसको लेके नेशन वांट्स टू नो, अच्छा, देश जानना चाहता है। और एक डिफरेंस है जो मैं पर्सनली मैंने फील किया था, ये डिफरेंस जब अच्छा। मैं बिग बॉस देखती थी जी, कि बिग बॉस कोई और है जी, और नरेटर मैं जो कोई करता और हूँ, है। हाँ, वो बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझने के लिए और इस बात को छेड़ने के लिए। मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूँ कि लोग मुझे ही बिग बॉस समझते हैं, जबकि शो में 2 आवाज़ें हैं जैसा आपने कहा, और मैं दूसरी आवाज़ हूँ शो की, जो कि नरेशन करती है, जी, सूत्रधार, दर्शकों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। दोपहर 12 बजे आगे देखिए, कल देखिए, तो ये सारे ड्रामे हम करते हैं। जी, So yes, I am the second voice on the show. I am the narrator of the show and I am not the big boss. लेकिन क्योंकि एक ही चेहरा है जो सामने है, तो इस वजह से लोग यही समझते हैं, और प्यार भी मिलता है, गालियाँ भी मिलती हैं। तो बिग बॉस का सफ़र कैसे शुरू हुआ?
2009 में नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम वॉइस ओवर करने लगे। डांस इंडिया डांस सीजन 1 वाज माय फर्स्ट शो। 2010 में यही मेल आया कि ढूंढ रहे हैं नरेटर, दी सीडी दी, ऑडिशन हुआ। 2 अक्टूबर 2010 को हम बिग बॉस के सेट पर थे, लोनावला। That's how this journey started. This is the 15th year. तो बहुत कुछ मिला है शो। जब इतना बड़ा शो जुड़ जाता है तो थोड़ी पहचान बताने की ज़रूरत कम हो जाती है। बिल्कुल। फायदे नुकसान दोनों हैं। प्रोफेशनली नुकसान ये होता है कि लोगों को लगता है कि मैं वो आवाज़ हूँ और वो आवाज़ बहुत सुनी जाती है, तो थोड़ा काम उनको लगता है, अरे नहीं ये तो वो ब्रेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा है, अभी भी मुश्किल मैं फेस करता रहता हूँ। कई बार लोग वो समझ के मुझे अप्रोच करते हैं, फिर जब वो सुनते हैं तो लगता है अरे ये तो मैच नहीं कर रही सर। मैंने कहा हाँ मैं ये हूँ। ओह अच्छा, अभी एक पूरा एड रिकॉर्ड हो गया। फिर उन्होंने कहा सर वो वाली टोन नहीं आ रही। मैंने कहा वो तो आएगी नहीं, वो तो मैं हूँ ही नहीं। हैं अच्छा, मैंने कहा तुम लोग साले मीडिया में रह के भी ये छोटी सी डिफरेंस मैं बता के हर इंटरव्यू में बताता हूँ। अरे नहीं, तो फ़ायदे भी हैं नुकसान भी, बट फ़ायदे बहुत ज़्यादा। फ़ायदा इन द सेंस प्यार मिलता है। प्यार। और ऐसा नहीं है कि प्यार उस वजह से मिल रहा है कि लोग समझ रहे हैं बिग बॉस। जब लोगों को ये भी पता चलता है, जैसे ही मैं वो बोलता हूँ दोपहर 12 बजे, लोग रिलेट, मैंने रिएक्शन जो लोगों के देखे हैं, सर एक बार बताइए, एक बार टाइम बताओ, 4 बजे शाम 4। आई हैव सीन रिएक्शंस। और कानपुर का लौंडा है, वो देख रहा है कि 50, 100, 150, 200 लोगों की भीड़ माइक पे जब आप ये बोलते हो, सडनली आपके लिए देर रूटिंग फॉर यू। उतना प्यार दे हमारे लिए कई बार अनबिलीवेबल हो जाता है कि, तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। मैं जैसे कि वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ लोगों की, मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ, तो जब भी मंच पे जाता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ तो उसके बाद फिर ऑडियंस मेरे साथ होती है, उसका सारा श्रेय शो को जाता है। नहीं, और मैं तो ये कहूँगी कि आपकी आवाज़ ने इस शो को एक ऊंचाई दी है। थैंक यू। क्योंकि जैसे मैं भी एक ऑडियंस हूँ, हाँ हाँ, मैं भी उस शो को देखती हूँ। जो थ्रिल उस आवाज़ को सुनने के बाद आता है, आई थिंक ये शो ही इसलिए चला है, अपार्ट फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स, या एंड दैट एनिग्मेटिक बिग बॉस चाहते हैं, Big उनके Boss। अलावा आई थिंक वो क्योंकि हमारी आवाज़ वो गूंजती रहती है ना, हर 2 मिनट में 5 मिनट में, टिचुंग पहला दिन इतने बजे, टिचुंग इतने अच्छा बजे। तो हर सीजन में हर बार ये नया रिकॉर्ड होता है या वो एक ही रिकॉर्डिंग चली आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है। शाम 4 बजे, दोपहर 1 बजे। बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर अ वे आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। बहुत कम लोगों ने ये सवाल पूछा एक्चुअली। नहीं, कोशिश ही रहती है कि हर बार कुछ नया दे दें, क्योंकि आवाज़ भी बदलती रहती है। बिल्कुल। जो मैं सीज़न 4 में था, जो आवाज़ में एक इनोसेंस भी था, एक रॉनेस भी थी, वो अब नहीं है, एक परिपक्वता आ गई है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं सीज़न में। और बाकी चीज़ें तो एवरीडे रिकॉर्ड होती हैं। अगर आगे देखिए ये हुआ ये, तो वो एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड होता है। तो ये हर सीज़न में अब कोशिश ये रहती है कि हर बार अलग अलग रिकॉर्ड करके दें, पर वो एक ही बार में रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो एक ही है ना। टाइम गैप, टाइम फ्रेम्स हैं कि हाँ। 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे, तो आप रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है, एडिटर्स के लिए भी उसको पेस्ट करना। अच्छा, डू यू गेट टू मीट द कंटेस्टेंट्स? We do, I can, but I don't. ओके। I can meet the contestants after the show is over. पार्टी वार्टी में मिल सकते हैं, पर आखिरी जो मेरी दोस्ती किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट से थी, वो गौतम गुलाटी से। गौतम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, पर अब नहीं, अब हम पार्टी में रहते ही नहीं, पार्टी से पहले ही चले जाते हैं।
पार्टी में तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा भी हुआ है बिग बॉस आफ्टर पार्टी में। सीज़न 7 की बात है या 6 की बात, 7 की बात। पार्टी हो रही थी ऐसी, बड़ा सा एक हॉल इनक्लोज एरिया समझ लीजिए आप। वहाँ हम 4-5 लोग खड़े हैं एक कोने में, यहाँ पे एंट्रेंस है, सब पार्टी चल रही है। सडनली मुस्ताक खान एंटर्स एंड मैसेज से देखा उन्होंने, फिर हमारी तरफ देखा, हमारे ग्रुप की तरफ। और हम लोग एक वो नहीं किसी और को बोल रहे हैं। मैंने हाँ स्टार्ट्स वॉकिंग और सीधे आके ठक कट्टू मैंने ऐसे मोड़ा, मुस्ताक खान, सलमान खान साहब आपके बगल में खड़े हुए। ही वॉज ट्राइंग टू गेट आवर अटेंशन। वो 3-4 लोग जो थे उसमें से 2 लोगों को जानते थे, मुझे पहचानते थे। और कैसा रहा तो जिन लोगों को जानते थे अच्छी तरह से, सडनली उनके पीछे और कंटेस्टेंट आगे उनसे बात करने लगे। नाउ मी एंड मिस्टर खान, द 2 of us ओनली। मैं अपने पापा का बताया मैंने कि मेरे को भी समझ में नहीं आया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट स्टार स्ट्रक एंड हिज ऑरा इज सच कि आप खड़े ही रह जाते हो। क्या बोलूँ मैंने बताया माई फादर इज़ अ बिग फैन, गिव माई रिगार्ड्स टू हिम। और कुछ बात हो रही थी तब तक डांस शुरू हो गया है, somebody pulled him, ऐसे मेरा हो गया। बट उनसे उतनी ही मुलाकात है। अच्छा। हाँ 1-2 बार और हुई, साथ चलते करते अगर कभी हाय हेलो हो गया तो लोगों को लगता है हम लोग काम करते हैं साथ में तो दोस्ती यारी होगी, बैठ के रोज़ मिलना जुलना होगा। उनका अपना वो रोल है, है, वो आपका अपना अपना काम रोल। करते हैं, हम अपना काम करते हैं। मैं भूल गया सवाल ही आपका, भूल गया क्या था सवाल, कैसे बार मैं- बार रिकॉर्ड होता है। हाँ बार रिकॉर्ड हो तो वो तो जवाब तो वो हो तो गया था, हाँ। नहीं। हाँ तो या इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एवरी डे बट एवरी सीजन यू रिकॉर्ड फ्रेश। कंटेस्टेंट से मिलने वाला कंटेस्टेंट से, हाँ तो कंटेस्टेंट से नहीं मिलता हूँ क्योंकि अब पार्टी वार्टी में नहीं रुकते हैं और ठीक है, अच्छा है। सवाल। अभी बड़े रूमर्स चल रहे थे इंस्टाग्राम पे जी कि वो हर साल होता ही है सीजन के आने से पहले, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है हाँ। कौन नहीं आ रहा है। आपको एक मज़ेदार और ऑनेस्ट बात बताता हूँ। लोगों को लगता है हमको कास्टिंग का अंदाज़ा है। 2 चीज़ें, 2 मिथ हैं। लोगों को लगता है कास्टिंग का अंदाज़ा है और लोगों को लगता है मेरा कास्टिंग में हमारा रोल है, वी आई प्ले पार्ट इन कास्टिंग, या हमारे कहने से कास्टिंग। हमारी अपनी कास्टिंग हम हर साल जो है वेट करते हैं कब फ़ोन आएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास, आता है अपने टाइम से आता है। दूसरा, हम इन सब में कभी इन्वॉल्व ना होते हैं, ना कभी फ़ोन करके पूछते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जैसे डिग्निटी, एंड इफ़ यू वांट टू मेंटेन दैट डिग्निटी इट्स इन योर हैंड। हम चाहें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन वो जिससे मैं पूछूंगा वो भी बहुत अनमने ढंग से जवाब दे। एक नहीं बताएंगे, वो मैं मेरे रिस्पेक्ट में बताएंगे वो, लेकिन उससे मुझे क्या अचीव होगा। मैं आई एम पुटिंग हिम इन अ स्पॉट, हिम और हर इन अ स्पॉट। आई एम ट्राइंग टू टेक आउट इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। क्या फ़र्क पड़ना है कौन कोई भी है, मुझे तो दोपहर 12 बजे मेरा तब भी रहेगा, चाहे पीएम साहब आ जाएं चाहे सीएम साहब आ जाएं, है ना। तो अच्छा, और चैनल एंड प्रोडक्शन आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग सीक्रेसी अराउंड कंटेस्टेंट्स। तो मैं क्यों उसका हिस्सा बनूं, उसको तोड़ने में। वाई शुड आई पुट एनीवन इन अ स्पॉट, किसी को बॉदर करें कि बेचारा सोचे यार कहीं बाहर न चली जाए। 4 बार मुझसे बोलेगा वो, मैं बता रहा हूँ पर तुम ए न हुआ कितना बाल बाबू अगमे आई हैं, ठीक बा। बिल्कुल। तो वही होता है कि भाई 5 अगर शो 1 तारीख को शुरू हो रहा है तो 31 तारीख या 30 तारीख को पता चल ही जाएगा। कौन सा ऐसा बहुत ही देश को बदल देने वाला वो मुद्दा है कि नहीं पता चलेगा तो गड़बड़ा जाएगा सब। एक इसलिए सवाल, जी। ये मेरा पर्सनल सवाल है, स्क्रिप्टेड है क्या ये? ये एक बहुत खूबसूरत फॉर्मेट है। ये बिग ब्रदर है, दिस इज बिग ब्रदर ना, ये कोई फ्रेंचाइज नहीं, दिस इज बिग ब्रदर है।
जस्ट दैट इसका नाम हिंदुस्तान में बिग बॉस बिग है। बॉस है। बिग ब्रदर इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, नेदरलैंड्स के जॉन डेमॉल का कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी आईपीज बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनसे आप ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। कॉन्सेप्ट ये है ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस पैदा किया जाता है, सिचुएशंस ऐसी बनाई जाती हैं कि स्ट्रेस रहे, बस उसके बाद जो होता है अपने आप होता वो चला। ऑर्गेनिक होता है। घड़ी नहीं दी जाती, वो एक स्ट्रेस है। टाइम का कुछ पता नहीं रहता, नींद का कोई, खाना कंट्रोल रहता है, ये सारी चीज़ें अपने आप स्ट्रेस पैदा, एंटरटेनमेंट नहीं है कोई, ये स्ट्रेस पैदा करती हैं। टास्क उस स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, बाकी जो डायनेमिक्स होती हैं वो अपने आप प्ले आउट होती हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया का सबसे शांत आदमी सोच लीजिए अपने दिमाग में और मुझे उसका नाम बताइए। अगर मेरे कंट्रोल में हुआ तो मैं उस शख्स को डाल दूँगा 10 दिन के लिए अंदर। तीसरे दिन आप उसको टूटते हुए देखेंगे, 5वें दिन आप उसको टूटते हुए देखेंगे, 8वें दिन टूटते हुए देखेंगे, लेकिन टूटेगा नहीं। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग, द फॉर्मेट इज सो ब्यूटिफुल, इट्स अ वंडरफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। और मैं हमेशा कहता हूँ बिग बॉस मिरर्स लाइफ। आप अगर चाहो तो ज़िंदगी के फ़लसफ़े सीख सकते हो कि आज जो फर्श पे है 5 दिन बाद वो अर्श पे होगा, वो ऊपर होगा, हीरो बना होगा। और आज जो हीरो बना है शायद 2 हफ्ते बाद वो एकदम नीचे। पूरी तरह से लताड़ा जा रहा हूँ, जैसे ज़िंदगी करती है आपके साथ। और आखिरी तक वही पहुँचता है जो इन सारी ठोकरों को झेलता हुआ गिव अप नहीं मारता, पहुँच जाता है आखिर। जीत हार तो खैर वो तो जनता के हाथ में है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। ऑडियंस वोटिंग होती है जी जी और आप जैसा कह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर और डायनेमिक्स जी। भी जज करता है, तो सिर्फ वोटिंग से कोई जीत नहीं सकता? कंक्लूजन अगर मैं निकालूं। जीत हार सिर्फ वोटिंग से, अच्छा, जीत हार सिर्फ वोटिंग से नहीं, शो में जो व्यक्ति सस्टेन कर रहा है अपने आप को, वो अपने कंडक्ट से कर रहा होगा अपने। नहीं। हाँ, अगर वो नॉमिनेशन में आ गया हाँ, तो उसको तो जनता ही बचाएगी, वोट ही बचा सकते हैं। हम्म, वोट आप कर नहीं सकते, वोट पे कोई कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं है। हाँ, है। ये टैलेंट बेस्ड शो नहीं है, हम्म, ये सर्वाइवल शो है जिसमें जनता डिसाइड करती है। जनता को क्या पसंद आएगा किसी को नहीं पता। आप निहायती टैलेंट, आप निहायती अच्छे सिंगर हो, आपके गाने को नहीं जनता लाइक कर रही है या जनता को नहीं मतलब है आपके गाने से, तो आपको वोट नहीं करेगी। हाँ, आपके फैंस हैं 5 करोड़, वो आपको वोट करें, इतने डाई हार्ट फैंस हैं, वो एक अलग बात है। तो एक तो ये लोगों को ये सोचना समझना पड़ेगा कि ये शो टैलेंट बेस्ड शो नहीं है, नहीं है। इट्स अ शो ऑफ सर्वाइवल एंड इट्स अ शो दैट इज कम्प्लीटली वेयर सर्वाइवल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन people's votes for you. Your own survival instincts will take you till Friday. Saturday वीकेंड का वॉर। you will only survive if people have voted for you. ये आपने बड़ी अच्छी लाइन निकलवा ली। ये हाँ, ये survival instinct will take you to Friday. क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। मैं आपकी बिग बॉस वाली आवाज़ की तो फ़ैन थी। फैमिली मैन में जो आपका रोल है, जी थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। कोविड टाइम में थोड़ा सा प्रिपरेशन ब्रेक दे के हाँ। मैंने 2 रातों में फैमिली मैन के दोनों सीजन्स देखे। अच्छा। आईपैड पे रात को लेट के एग्ज़ाम वाह। ख़त्म हो गए थे। हाँ। एंड द रोल मनोज वाजपेयी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी जी। आपका एक डायलॉग है जब वो अपनी वाइफ की लोकेशन ट्रैक करवाते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। आप कहते हो कि यार सरकार के लिए काम कर रहा हूँ या तुम तुम्हारे लोगों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, जी जी। तो दिस, और उसमें जो टोन आई आपकी वो थोड़ी सी मुझे यूपी फेमिलियर लगी। हाँ हाँ। और ये जो आमतौर पे दोस्तों के बीच में होता है कि यार सरकार के लिए कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ मैं। एंड आफ्टर दैट जब उनकी डॉटर किडनैप हो जाती है Yes, एंड उसमें फिर आपका काफ़ी बड़ा Yeah, पार्ट yeah. है, तो वहाँ से मैंने आई लिटरली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। अरे जब वहाँ पे मैंने आपकी एक्टिंग देखी, आवाज़ आपकी उस तरीके से
बिग बॉस में तो अलग तरीके से जी, है, जी, जी। वहाँ पे तो बिल्कुल नेचुरल आवाज़। वो थोड़ी बनावटी आवाज़ है, यहाँ पर नॉर्मल आप कॉन्वर्सेशनल वॉइस हैं। तो दैट वाज समथिंग एल्स। और उनकी डॉटर को जब वो कहते हैं कि अंकल के साथ जाओ, तो फिर आप उसको लेके जाते हैं। पापा इज जॉब टू फिनिश, हाँ। दैट वाज माय लाइन, याद है मुझे। और वो इसलिए भी याद रह गई क्योंकि दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। और फिर मनोज जी उस लाइन को रिपीट करते हैं, यस बेटा मुझे कुछ है समथिंग टू फिनिश। मैंने कहा यार क्या कमाल क्या एक्टर, कितने अलाइव हैं कि जो हो रहा है उस पर भी वो कुछ कर दे। कर दिया, बिल्कुल। और जो आवाज़ की आप बात कर रही हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जो पहले दिन हम मिले मनोज जी से, समझ गए होंगे कि मैं नर्वस हूँ। अरे हमने सुना बिग बॉस से कोई आया है भाई, वाह वाह। बैठ गए, बातें करने लगे, वॉइस अच्छा, वॉइस भी सिखाते भी हो, अच्छा अच्छा। तो पता है मैं अपने हर फिल्म के कैरेक्टर के पे जब काम करता हूँ तो उसकी आवाज़ पे भी काम करता हूँ कि उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। वो एक बड़ा लेसन था मेरे लिए कि यस। एंड ही गिव एन एग्जांपल ऑफ सत्या एंड अलीगढ़। सत्या में हाई पिच, अलीगढ़ में प्रोफेसर सिरत, गिल्ट। ये क्यों गिल्ट? क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को, तो उनको लगता है कि समाज फीबल, वीक। फिर बाद में हमने पूछा, हमने कहा आप देखते हैं? बोले शो देखते हैं। मैंने ऐसे आए थे आप जैसे नहीं, एक बार देखा होगा तो देखा। कमाल है सर, कमाल। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें काम डाउन कर रहा था, कंफर्ट कर रहा था। समझ गए ना आपकी, वो देखते हैं नहीं शो, पर आके आपसे बतिया रहे हैं, इसीलिए कि थोड़ा ये काम है। उसके फिर हम लोग आराम से, वो जो सीन है उसके बाद का ही सीन है, वो कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई है। और फिर वो उठे, बोले लाइन कर लें, लाइनें कर लें। अरे हाँ सफल, लाइनें करी, वो टेक चालू हो गया, टेक हो गया। वो कंफर्ट लेवल बना दिया उन्होंने। जैसे अभी जैसा आपने बताया कि वो बता रहे थे हर कैरेक्टर के लिए जी, हम जी। अपनी वॉइस को प्रैक्टिस करते जी। हैं। तो राजनीति में करारा जवाब हाँ मिलेगा। हाँ, एकदम नीचे खरज, हाँ। लो बेस। फैमिली मैन में वही देखिए तो बच्चों से बिल्कुल दुबक के बात करना, हाँ। और वाइफ से बिल्कुल वैसे, और फील्ड पे अलग आदमी। फील्ड पे अलग। तो अभी पिछला सेशन आपका एक IIM इंदौर में आपने लिया। हाँ 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 हाँ, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा। जी जी जी। आप वॉइस मॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन, इन सब पे आप सेशंस लेते हैं। मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट योर वॉइस। इट्स योर वॉइस दैट इज़ कन्वेइंग द इमोशंस, एंड दैट इज़ द ओनली पार्ट विच वी डोंट वर्क ऑन। कम्युनिकेशन का एक रूल है 7-38-55। 7% इज़ द कंटेंट, जो भी आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया हो, या अगर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए जो कंटेंट है 7%। 38% इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन, 55% इज़ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो योर बॉडी एंड योर स्पीच। हम सिर्फ 7% पे काम करते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सवाल अच्छे होने चाहिए, उससे सिर्फ एक बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी एक आदमी ने, किसी महान राइटर ने एक खूबसूरत सी लाइन लिखी, कितने आदमी थे। अपने आप में ये लाइन अच्छी है, लेकिन इसको अमर बनाया एक कहने वाले ने, अंदाज। मेरे पास माँ है, वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि किसी ने कहा उसको एक अंदाज में। योर वॉइस इज़ योर इंटरफेस बिटवीन योर इनर लाइफ एंड योर आउटसाइड वर्ल्ड। अगर इस पे काम नहीं किया तो ये ब्रिज टूट जाएगा, और ब्रिज अगर टूट गया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। Absolutely. इनर लाइफ में अगर नर्वसनेस है तो वो नर्वसनेस मैनिफेस्ट करेगी आपके एक्शंस और आपकी स्पीच में, और नर्वसनेस आती है। उसको दूर करने का तरीका है कांस्टेंट प्रैक्टिस। होता क्या है कि स्पीच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना फॉर अस, नेचुरल एक्टिविटी। हमें लगता है कि नेचुरल एक्टिविटी है तो ये हो रही है तो इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है।
whereas any natural talent requires fine tuning. मैंने ये बात आपसे कही भी थी कि कितना भी बड़ा फुटबॉलर हो, उसकी ग्रेटनेस लाइज इन द 8 to 10 hours that he practices every day. Absolutely. उसका रीज़न ये है कि वो उन चीज़ों को दे पुट इट इन देयर मसल मेमोरी, दे आर रिएक्टिंग ऑन द फील्ड. तो कहते हैं ना इंट्यूशंस आर डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस. True practice. बिल्कुल. आप मैथमेटिक्स का a+b² इज a² + b² + 2ab, सिंपल सा फार्मूला है. इस फार्मूले पे बेस सारे सवाल आप क्या इस फार्मूले को जान के कर सकते हैं? नहीं कर सकते. जब तक आप 5000 सवाल उस फार्मूले पे बेस नहीं कर लोगे, आपको परफेक्शन नहीं है. नहीं आएगी. स्पीच पे परफेक्शन तभी है जब आप स्पीच को प्रैक्टिस करें. और जब आप उसको प्रैक्टिस व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट्स अ लिंक बिटवीन योर थॉट एंड योर स्पीच. ये डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि मन में तो बहुत कुछ होता है पर यहाँ पर नहीं आता. तो यहाँ से यहाँ अगर ट्रैवल कराना है तो आपको उसको समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. उसको बहुत सिंपल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आप करें रोज़. यू कैन बी ब्रिलियंट स्पीकर, यू कैन बी ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, but that awareness is not there, and that is why we don't work on it. Thankfully अब वो awareness आ रही है. Thankfully लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वॉइस इन स्पीच पे काम करने का मतलब ये सिर्फ वही लोग नहीं काम करते हैं जो ड्रामा या वॉइस वर्कशॉप वॉइस आर्टिस्ट हैं. ये वो आयाम है जो सबको करना चाहिए इस पे काम. बिल्कुल. You are using your speech in your professional life. That means you're using your voice professionally. That's it. वो प्रोफेशन चाहे टीचिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट में आप कुछ कर रहे हो, एनी रोल दैट यू आर प्लेइंग, आइदर इन द आर्म्ड फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, एनीवेयर. सो यू हैव टू वर्क. और वो तो आई एम इंदौर में जब ये हिमांशु राय जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये प्रपोज किया तो मैं बहुत खुश हुआ. अगेन ही इज़ अ विजनरी प्रॉब्ली, दैट्स व्हाई ही कैन सी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ही अरेंज्ड वन वर्कशॉप फॉर हिज फैकल्टी ऑल्सो. और टीचर्स को तो आवाज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्कुल. एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. बाकी चीज़ें तो है, ये मॉड्यूलेशन सीखना सबको ज़रूरी, तभी पढ़ाई बच्चों को मज़ा भी आए. उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए कि कैसे अपने वोकल कॉर्ड्स पे कम स्ट्रेन डाला जाए, कैसे प्रोजेक्शन टेक्निक सीखी जाए ताकि इस पर कम स्ट्रेन पड़े. इस पर तभी स्ट्रेन पड़ता है जब आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, पेट से नहीं बात कर रहे हो. और टीचर्स का तो दिन भर काम होता है. वो तो फैकल्टी के लिए वर्कशॉप करी, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, और फिर एक दुबई कैंपस है उनका, उनकी भी क्लासेस चल रही थी 6 दिन की. तो उसमें एक वर्कशॉप मैंने 2-2.5 घंटे की उनके लिए भी करी. अच्छा. सो अच्छा लगता है कि एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं. अच्छा लगता है कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. या अगर किसी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है जी, तो क्या कोई कोर्स करना पड़ेगा? कोर्स करके ना, एक तो लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि कोर्स करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट से हमको काम मिलेगा. कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है. क्राफ्ट पे काम करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस सीख को लेकर ज़िंदगी भर उस सीख को अप्लाई करना जी. तो वॉइसिंग के लिए तो आप वॉइस पे काम करिए, वॉइस वर्कशॉप्स करिए, इस उम्मीद से नहीं कि सर्टिफिकेट मिलेगा. इसलिए ताकि आप आवाज़ पे काम करके क्राफ्ट्स को समझ सकें, आपको स्क्रिप्ट की समझ पैदा हो, आपको स्पीच की समझ पैदा हो, फिर माइक की समझ, माइक्रोफोन टेक्निक सीख सकें, डबिंग टेक्निक सीख सकें. वो क्राफ्ट पे काम हो सके, इसके लिए सीखना ज़रूरी है. बिना सीखे नहीं होगा जनरली, अनलेस यू आर एन निनाद कामत. He is one of the finest voice artists. डबिंग की है आपने? करता रहता हूँ. करते रहते हैं? जी. तो अभी मैंने नाम बताता हूँ मैं, रुपया, बहुत ही मज़ेदार था वो. अरे 4 मिस्ड कॉल आ गई. डबिंग मैंने बहुत करी है कॉन्शियसली. अब और ज़्यादा करने लगा हूँ जब से एक्टिंग करनी शुरू करी. पहले फोकस वॉइस ओवर्स पे ज़्यादा था, फिर अभिनय शुरू किया तो समझ में आया कि भाई डबिंग एक बड़ा अच्छा तरीका है अभिनय भी सीखने में. काफ़ी शुरू कर दी डबिंग. खाकी में इनके लिए करी थी, आशुतोष राणा जी की इंग्लिश डब मैंने किया था. अच्छा. जी. मास
अरे अभी एक सेकंड में बस मैं भूल ही गया नाम। हाँ, मॉडर्न मास्टर्स नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है एस एस राजामौली साहब की। तो उसमें एस एस राजामौली साहब के लिए हिंदी का डबिंग मैंने की है। ओके। जी। तो और भी कई अंग्रेज़ी के वो हैं जिन पे किया है मैंने, तो अब काफ़ी डब करता रहता हूँ। अभिनय की बात करें तो फैमिली मैन, मिर्ज़ापुर, स्पेशल ऑप्स स्पेशल 1.5, ऑप्स 1.5, कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा, कैडेट। कैडेट अभी आया है, वाइस एडमिरल परेरा। वाह, 4 नाम आपने लिए, 4 में से 3 2 फौजी, एक जी। इंटेलिजेंस ऑफिसर। जी हाँ, अभी एक फिल्म आने वाली है, दिसंबर में रिलीज़ है। 2 वेब सीरीज, एक फिल्म और एक वेब सीरीज़ और हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के लिए, वो भी बन के रेडी हैं, देखिए कब आती हैं। एक शूट मैं करने जा रहा हूँ इस मंथ के बीच में, तो चल रहा है अचूक। तो एक्टिंग एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ना, क्योंकि ये काम करते हुए थोड़ा समय हो गया है, ये नया है, अभिनय नया है। इसमें वॉइसिंग में क्या होता है, सब स्क्रिप्ट इसमें सब खाली मेमोराइज नहीं, इंटरनलाइज करना पड़ता है। तो जैसे अनदेखी 3 अभी आया है सोनी लिव पर, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया मैंने, बड़ा मज़ा आया। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। वन ऑफ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, शी आस्क्ड मी, आप रियल लाइफ में भी इतने ही लीचड़ हैं क्या? तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर तो मैंने ठीक किया कुछ। पहले कभी किसी फौजी उसमें आए हैं आप? मेरे भैया थे एयरफोर्स में, वो अभी 2 साल पहले रिटायर हुए, तो पठानकोट में पोस्टेड थे, तो मैं एयरबेस गया हूँ, पठानकोट बेस पे गया हूँ, मैं गोरखपुर बेस पे गया हूँ उनके पास। मैंने शायद मिक्स था, मिग को एकदम बगल से फ्लाई होते हुए देखा है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं रहा हूँ उनके साथ, मतलब 1-1, 2-2 दिन जाके देखा है। मेरे ब्रदर इन लॉ, 2 ब्रदर इन लॉज हैं आर्मी में, उनमें अच्छा। से एक जब पुणे में थे तो बिग बॉस पहले लोनावला में होता था, तो वहाँ से मैं चला जाता था पुणे उनसे मिलने। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जी, जैसा आपने बताया कि बिग बॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं, हर साल जी, आते हैं, हर सीज़न, मतलब हर सीज़न। OTT अलग और ये अलग, मेन अलग। और अभिनय की बात करें तो भी लाइंड अप हैं आपके? जी टचवुड, हाँ कुछ कुछ चल रहा है। फैमिली मैन कब आ रहा है? अगले Season साल शूट कर रहे हैं हम लोग, शूट कर मेरा शेड्यूल हो गया है, बाकी चल रहा है, तो अगले साल आएगा। दैट्स ऑन ट्रैक। ओके। बस वो सब यही बोलेंगे कि पूछा नहीं। हाँ नहीं, आ रहा है, आ रहा है, आएगा। तो विजय विक्रम सिंह से आज यानी कि इस बातचीत को हम यहीं संपन्न करते हैं। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि आप आए और हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए आपने ये टाइम अपना दिया। आम जनमानस के मन में जो डाउट्स होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जी, बिग बॉस के पीछे किसकी आवाज़ है, कौन जी। है बिग बॉस, फैमिली मैन में आप थे, मिर्ज़ापुर में आप थे, स्पेशल ऑप्स में आप थे, जी, तो आई थिंक कि वो आप सभी के मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। जितनी भी तरीके की बातें हैं सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विजय जी की पर्सनल स्टोरीज़ कुछ ऐसी भी हैं शायद जो आपने कहीं और नहीं शेयर कही। नहीं की हैं, जी। वो हमारे साथ शेयर की। आई होप आप सभी उससे लर्निंग लेंगे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं। और अगर कुछ रह गया है बातचीत का, तो बहुत समय मिलेगा हमको उसको दोबारा करने के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल। मैं यहाँ का परमानेंट गेस्ट हो चुका हूँ। मैम से भी परमिशन ले ली है मैंने, सुगंधा जी से भी परमिशन है कि अब मैं आता रहूँगा। तो आपको अच्छा लगेगा, अभी तो अच्छा लगेगा, इसके बाद और भी इंटरव्यूज़ आएंगे मेरे, क्योंकि मैं आता रहूँगा।
तो मेरी आदत डाल लीजिए आप इनके चैनल पे, जिस चैनल का नाम है एक इत्तेफाक। बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई, कुछ एक ऐसे पहलू भी निकले, क्योंकि मैंने तकरीबन 100 से ऊपर इंटरव्यूज़ किए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बचता नहीं कहने के लिए, पर हर बार कुछ कहने के लिए नया होता है अगर कहलाने वाला अच्छा। तो सुगंधा जी को शुभकामनाएं, बधाई, और आप सब देखिए एक इत्तेफाक, सुनिए पॉडकास्ट को हमारी, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगर कुछ रह गया तो पूरा कर देंगे उसको। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू मैम। प्लेजर इज़ ऑल हमारा। एंड आगे भी आप जिनसे भी मिलना चाहें आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। विजय जी तो हमसे मिलते रहेंगे, इनके एपिसोड्स आते रहेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और बहुत खूबसूरत है ये, और जिस फ़ौजी लाइफ के लिए हमने 5-6 साल बर्बाद कर दिए, आज उसका एक भरपूर लुत्फ़ लिया है हमने, बहुत मज़ा आया। नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए, ओवरवेलमिंग है, इमोशनल है, लेकिन बहुत पॉजिटिवली ओवरवेलमिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अभी टाइम जो है ना वो हो रहा है 6 बजे। मुझे लगा कि रोहित शर्मा बैठे हुए हैं, एक्चुअली रोहित शर्मा। ये मेरे ट्विन ब्रदर है। अरे अच्छा, ये मेरी मदर है। नमस्कार नमस्कार। हेलो सर, हेलो सर जी। आज इनकी हॉस्पिटैलिटी का जो है हमने बहुत लुत्फ़ उठाया, बहुत मज़ा आया। मैं कितने बजे आ गया था, लेकिन हियर सिंस 2 बजे। अरे आ देखा तुम चिंता आप जिन करा, हम आई बनारस तो उसे मिल ले। जी जी जी, बनारस तो मेरा बहुत एक जुड़ाव है, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन बनारस। मैंने FMS से MBA किया है, तो 2 साल बनारस रहा हूँ। और नोएडा भी आना था मुझे, एक इवेंट था, बट वो कैंसिल हो गया इवेंट। बट आऊँगा तो आई डेफिनेटली मीट यू। दीक्षा, मैं आपसे मिलूँगा शायद सिम्बायोसिस में कभी ना कभी, आई एम श्योर। और आप सभी अलवर आइए, अलवर ये हॉस्पिटल है। अरे सर कैसे हैं आप? तो ये नियम। अच्छा अच्छा, अरे हम आए, हमके जो है ना पूड़िया जलेबी खिला दिया। सीख ले ले हम, अब तनी तनी सीख ले ले हैं, 2 साल में सीख ले। अच्छा, कहाँ कहाँ? गुवाहाटी गए, गुवाहाटी। अरे वाह, आई एम सॉरी, मेरे हर जगह के किस्से में। अभी IIT गुवाहाटी में गया था। नाना प्रोफेसर थे IIT गुवाहाटी। जी, मैं अभी 6 महीने पहले ही गया था। जी, एक वर्कशॉप कंडक्ट करने गया था। जी, तो फिर बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, एंड आई एम श्योर विल मीट सून। ठीक है, ओके, सी यू, बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय। सभी आओगे, एक कट गया क्या? This also has been shooted. तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो।